अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा विक्टोरियन एज के बारे में फ़ायदा हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन कैसे बनी, यानी कि उनसे पहले किंग कौन था और उनके बाद में कौन आया, तब जाकर हमें ये विक्टोरियन एज ढंग से समझ में आएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक्स के टाइम पर किंग कौन था, जॉर्ज थर्ड, जो कि पागलपन का शिकार था। उसके पागलपन की वजह से ही दोस्तों उसका बेटा जॉर्ज फोर्थ गद्दी पर बैठा। कुछ एक सालों तक वो किंग था इंग्लैंड का। फिर दोस्तों उसकी डेथ के बाद में उसका भाई विलियम फोर्थ किंग बना, यानी कि ये विलियम फोर्थ भी जॉर्ज थर्ड का ही बेटा था। अब दोस्तों विलियम फोर्थ की डेथ के बाद में इसकी 18 साल की भतीजी विक्टोरिया 1937 में इंग्लैंड की क्वीन बनी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिस वक्त ये इंग्लैंड की क्वीन बनी विक्टोरिया, उस वक्त इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि इंग्लैंड के मोनार्क के पास में नाम मात्र की पावर थी, यानी कि पावर कम हो गई थी इंग्लैंड के मोनार्क की, सम्राट की। सब कुछ इंग्लैंड में क्राउन के हाथों में आ गया था, सम्राट के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। दोस्तों इस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल, कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक और मिलिट्री चेंजेस आए। अब क्योंकि दोस्तों क्वीन विक्टोरिया का काल बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा काल है, तो इस टाइम पर बहुत सारे पोएट्स, नोवेलिस्ट और क्रिटिक थे, और इसी वक्त अमेरिकन लिटरेचर भी डेवलप हो रहा था। दोस्तों विक्टोरियन पीरियड से पहले वाले पीरियड में, यानी कि रोमांटिक पीरियड में पोएम्स ज्यादा लिखी जाती थी। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि इस पीरियड में पोएम्स ज्यादा लिखी जाती थी, जबकि विक्टोरियन एज में नोवेल्स ज्यादा लिखी जाने लगी। और दोस्तों ध्यान देना कि इस एज में, विक्टोरियन एज के शुरुआती दौर में, अधिकतर नोवेल्स सीरियल से पब्लिश हुई थी, जिसमें से चार्ल्स डिकेंस की नोवेल पिकविक पेपर्स भी थी। वैसे चार्ल्स डिकेंस की ज्यादातर नोवेल्स सीरियल से ही पब्लिश हुई हैं। दोस्तों चार्ल्स डिकेंस की ये जो नोवेल थी पिकविक पेपर्स, ये विक्टोरिया के क्वीन बनने से पहले ही पब्लिश हो गई थी। दोस्तों इस विक्टोरियन एज में नोवेल्स के शुरुआती दौर को डोमिनेट किया था चार्ल्स डिकेंस ने। इन्होंने अपनी फर्स्ट नोवेल पब्लिश कर दी थी पिकविक पेपर्स, और दोस्तों इनके कंपटीशन में थे विलियम थैकरे, जिन्होंने वैनिटी फेयर लिखी थी। दोस्तों विलियम थैकरे की ये नोवेल जो है वैनिटी फेयर, इसको मैं कवर कर चुका हूँ। और दोस्तों इसी टाइम पर 3 सिस्टर्स थी जिनको ब्रॉन्टी सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एमिली ब्रॉन्टी, शार्लोट ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी। दोस्तों इन तीनों सिस्टर्स ने ज्यादा नोवेल्स नहीं लिखी, लेकिन इन तीनों में हर एक की एक एक नोवेल बहुत ही फेमस है। दोस्तों एमिली ब्रॉन्टी की तो वदरिंग हाइट्स और शार्लोट ब्रॉन्टी की नोवेल जेन एयर, जबकि दोस्तों बात की जाए एन ब्रॉन्टी की, तो एन ब्रॉन्टी की एक नोवेल है द टेनेंट ऑफ वाइटफेल हॉल। दोस्तों ये नोवेल बहुत ही शॉकिंग नोवेल थी उस टाइम की, और ये उस टाइम की फर्स्ट फेमिनिस्ट नोवेल भी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर इन तीनों के लिए प्रॉब्लम ये थी, इन तीनों सिस्टर्स के लिए प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये फीमेल्स थी तो अपने खुद के नाम से ये अपनी नोवेल्स को पब्लिश नहीं करवा सकती थी। उस टाइम पर दोस्तों लड़कियों के लिए यही प्रॉब्लम थी। एक तरफ तो दोस्तों विक्टोरियन एज में रिफॉर्म एक्ट आए थे, जिसके चलते वर्किंग क्लास फैमिलीज की कंडीशंस में सुधार आ रहा था, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, सभी को वोट डालने के अधिकार मिल रहे थे, कैमरा नाम की चीज आ गई थी, टेलीग्राफ नाम की चीज आ गई थी, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी। दूसरी तरफ दोस्तों इस एज में महिलाओं को दबाया जा रहा था। ये एज किसी प्योरिटन एज से कम नहीं थी, यानी कि इस टाइम पर लड़कियां अपनी फैमिलीज के प्रोटेक्शन में रहेगी, उनको लिमिटेड एजुकेशन मिलेगी और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसलिए दोस्तों लड़कियां इस एज में अपने नाम से, खुद के नाम से नोवेल्स को पब्लिश नहीं करवाती थी। मैरी एन एवांस नाम की एक लड़की थी इसी टाइम पर विक्टोरियन एज में, जो जॉर्ज इलियट के नाम से अपनी नोवेल्स को पब्लिश करवाती थी। दोस्तों जॉर्ज इलियट की फेमस नोवेल्स हैं मिडिल मार्च, एडम बेड और मिल ऑन द फ्लॉस। दोस्तों ये हैं विक्टोरियन एज के शुरुआती दौर के नोवेलिस्ट। इनके बाद के नोवेलिस्ट थे एलिजाबेथ गैस्किल, थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रॉलप और जॉर्ज मेरेडिथ। दोस्तों इनके अलावा इस टाइम पर एक साइंस फिक्शन लिखने वाले नोवेलिस्ट ने अपना करियर शुरू किया था, जिसका नाम था H.G. वेल्स। दोस्तों H.G. वेल्स अपने टाइम पर साइंस फिक्शन नोवेल्स लिखा करते थे, जैसे द टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन। तो ये सारे थे ब्रिटेन के शुरू के और बाद के नोवेलिस्ट। दोस्तों और भी छोटे मोटे बहुत से नाम हैं इनमें,
अब मैं बात करूं पोएट्री की, तो दोस्तों पोएट्री में लीडिंग पोएट्स थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड। और दोस्तों इस टाइम की पोएट्री और पोएट्स बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थे अपने पहले वाले दौर के रोमांटिक पोएट्स थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दोस्तों इस टाइम पर ड्रामेटिक मोनोलॉग को डेवलप किया और इस टाइम की बहुत सारे पोएट्स ने इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में अपनी पोएट्री को लिखना शुरू किया, लेकिन सबसे अच्छा तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही यूज करते थे इस फॉर्म को, ड्रामेटिक मोनोलॉग को। और दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री लिखने के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी काम किया। और दोस्तों इस वक्त के पोएट लॉरिएट टेनिसन, इनके लिए टी.एस. इलियट ने कहा था कि ये मैट्रिक्स और मेलंकोलिया इन दोनों के मास्टर थे। इसके अलावा डी.जी. रॉस्ट्री, इन्होंने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को ढूंढा था। दोस्तों इनकी सिस्टर जो थी, इनकी जो फेमस पोएम है गॉब्लिन मार्केट, उसको कवर कर चुका हूं दोस्तों मैं। और दोस्तों इनके अलावा रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने अपनी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी दी थी। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं, नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी ने भी अपनी पोएम्स लिखी थी, लेकिन बहुत समय तक उन पोएम्स को पब्लिश नहीं करवाया हार्डी ने। इन्हीं की तरह एक और पोएट थे जी.एम. हॉपकिंस। दोस्तों जी.एम. हॉपकिंस, इन्होंने भी इस एज में अपनी पोएम्स लिखी थी, लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि पोएट्री लिखने की बजाय इनको धर्म की तरफ जाना चाहिए, धर्म को खुद को समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों इनकी काफी सारी पोएट्रीज तो इन्होंने जला दी। इनकी डेथ के बाद में रॉबर्ट ब्रिजेस दोस्तों अल्फ्रेड ऑस्टिन के बाद में ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट थे। उन्होंने क्या किया, जी.एम. हॉपकिंस की पोएम्स जो थी उनकी डेथ के बाद में उनको पब्लिश करवाया, ताकि इनका जो स्टाइल है वो आगे जा सके, इनका जो लिखने का स्टाइल है वो आगे जा सके। और दोस्तों विक्टोरियन एज में एक और चीज हुई थी कि इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो थी वो लगभग डबल हो गई थी, यानी कि इस वक्त पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जबकि दोस्तों ड्रामा में अगर बात की जाए तो इस टाइम पर ड्रामा में ऑस्कर वाइल्ड का बहुत बड़ा नाम था। दोस्तों ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने अपना फेमस वर्क इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, दोस्तों ये आपको बहुत सारे सिलेबस में मिलेगा, बहुत ही फेमस है ये ड्रामा। ये उस टाइम का ड्रामा था दोस्तों। ये लेट विक्टोरियन पोएट और ड्रामेटिस्ट थे ऑस्कर वाइल्ड। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस टाइम के चिल्ड्रन लिटरेचर की। इस टाइम पर चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखा जाता था, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो बच्चों से इंडस्ट्रीज में काम करवाया जाता था, तो उन पर जो लिटरेचर लिखा जाता था उसको चिल्ड्रन लिटरेचर बोला जाता था। दोस्तों इसमें चार्ल्स डिकेंस भी शामिल है और रुडयार्ड किपलिंग भी। इनके अलावा लुइस कैरॉल, डायना म्यूलोक्राइट, जूलिया होरेशिया, F.W. फेरार, बेसब्रिज हैमिंग, थॉमस ह्यूज, रिचर्ड जेफरीज, चार्ल्स किंग्सली, रुडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड लियर, जॉर्ज मैकडोनाल्ड, कैप्टन मैरी, हैना मार, विलियम रैंड्स, क्रिस्टीनिया रॉसेटी, जॉन रस्किन, रॉबर्ट स्टीवनसन और ऑस्कर वाइल्ड। दोस्तों ये थे उस टाइम के चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने वाले ऑथर्स के नाम। अब दोस्तों